आयनिक बॉन्ड किस कंडीशन में बनता है, कौन से उसमें फेवरेबल कंडीशन है और कौन अनफेवरेबल कंडीशन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, लैटिस एनर्जी क्या होती है, कैसे लैटिस एनर्जी खोजना है किसी भी आयनिक कंपाउंड में बता चुके हैं, हो चुका है ना। तो देखो जब भी क्लास किया करो ना, क्लास करने के बाद पूरे 1.5 घंटे का निचोड़ निकाला करो कि आज के लेक्चर का क्या एसेंस रहा, उसको अंडरलाइन कर लिया करो, सवेरे उठ के केवल वही देखा करो, बस पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कल के लेक्चर का जो मेन पॉइंट था वो बॉर्न हैबर साइकिल, जो कि तुमको सब बताता है कि आयनिक कंपाउंड किस कंडीशन में बनता है, कौन फेवरेबल है कौन अनफेवरेबल है, और किसी भी आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी कैसे होना। तो मेन पॉइंट वही था, बॉर्न हैबर साइकिल। तो जो मेन पॉइंट है उसको किसी कलर्स कर दिया करो क्लास के अंदर, यहीं बैठे बैठे आप पेंसिल अंडरलाइन कर लो, कोई ऐसी मार्किंग कर दो ताकि सवेरे उठ करके जब भी रिवाइज करना हो तो वही चीज़ देखना है, बाकी हमको कहानी नहीं पढ़ना। हाँ, उसके बाद मान लो क्वेश्चन लगाते समय कोई फंस गया, नहीं लगा क्वेश्चन, तो फिर कॉपी खोल के पूरा देखना होगा, तब पूरी हिस्ट्री देखना पड़ेगा, और नहीं तो उस मेन पॉइंट से ही तुम्हारा काम हो जाएगा। तो अभी से शॉर्ट नोट्स बनाते जाओगे ना, तो लास्ट में क्या होगा, तुम्हारी पूरी केमिस्ट्री जल्दी से रिवाइज हो जाएगी, और नहीं तो पूरी कॉपी पढ़ते पढ़ते तो पूरा समय बीत जाएगा तुम्हारा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो हमने तुमको दूध दे दिया, तुम उससे मलाई निकालो, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगा लगा के शुद्ध घी बनाओगे, मक्खन बनेगा, फिर घी बनेगा, फिर उसको खा के ताकत बनाएंगे अपनी। नहीं समझ में आया। तो हमने लेक्चर ले लिया, दूध दे दिया तुमको, अब उसमें से तुमने एसेंस निकाल लिया, मेन पॉइंट क्या है। मेरी बात का मजाक मत उड़ाना, मेरी बात में भी बात है, ये बात समझ लो। हाँ, आयनिक कंपाउंड के कैरेक्टर क्या है। पहला कैरेक्टर है कि जो आयनिक बॉन्ड है वो नॉन डायरेक्शन, उसमें कोई दिशा नहीं है। आयनिक बॉन्ड देखो, आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल नेचर। आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल नेचर, मतलब बॉन्ड में कोई दिशा नहीं है। फिर कहोगे दिशा नहीं है तो नहीं, क्या मतलब इसका, मतलब यह है कि जिस बॉन्ड में दिशा नहीं होती उस मॉलिक्यूल का कोई शेप नहीं होता, और जब मॉलिक्यूल का शेप नहीं तो प्रॉपर्टी भी नहीं। जबकि कोवलेंट बॉन्ड में दिशा है, दिशा होने से मॉलिक्यूल का एक पर्टिकुलर शेप है, और जब मॉलिक्यूल का शेप है तो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी भी है, उसका डाइपोल, उसकी रिएक्टिविटी, बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं। इसलिए कोवलेंट बॉन्डिंग का लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वो करीब 8 लेक्चर लगेगा, 8 से 9 लेक्चर कोवलेंट में, और आयनिक तो खत्म, बस अभी 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। आयनिक छोटा है, कोवलेंट बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है, मॉलिक्यूल का शेप है। क्यों, क्योंकि बॉन्ड में डायरेक्शन है, दिशा है, जबकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, नॉन डायरेक्शनल। तो आयनिक मॉलिक्यूल का कोई शेप नहीं होता। ठीक हो गया। NaCl का तो FCC होता है, अरे NaCl का FCC अरेंजमेंट है, क्रिस्टल के अंदर आयनों का अरेंजमेंट है, मॉलिक्यूल का कोई शेप नहीं है, मॉलिक्यूल का कोई शेप नहीं है, क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं है। हाँ, NaCl में सोडियम और क्लोराइड का क्रिस्टल के अंदर जो अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं FCC। FCC अरेंजमेंट क्या होता है ये आगे बताएंगे सॉलिड स्टेट में, पूरा टॉपिक सॉलिड स्टेट का शुरू हो जाएगा फिर तो, जिसमें एक क्लोराइड आयन 12 क्लोराइड से जुड़ा रहता है, और है ना, एक क्लोराइड आयन 12 क्लोराइड से जुड़ा रहता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 12। हाँ, और एक क्लोराइड से 6 सोडियम जुड़ा रहता है, और एक सोडियम से 6 क्लोराइड जुड़ा रहता है। सोडियम के साथ क्लोराइड का निकालेंगे तो कोऑर्डिनेशन 6 आएगा, और एक क्लोराइड से 12 क्लोराइड टच करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोराइड का क्या होगा 12। ये FCC अरेंजमेंट है। जब BCC होगा, सॉरी मानो सीजियम क्लोराइड है मानो, तो उसका अरेंजमेंट क्या होता है BCC, वहां कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। ये सारी बातें तुम लोगों को सॉल्यूशन में बताई जाएगी। मतलब ये अरेंजमेंट है, मॉलिक्यूल का कोई शेप नहीं है, क्योंकि बॉन्ड में दिशा नहीं है, नॉन डायरेक्शनल होता है। ये पहला कैरेक्टर है आयनिक बॉन्ड का, नॉन डायरेक्शनल नेचर। हाँ, अगला पॉइंट क्या है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर होता है, दोनों बॉन्डिंग में आयनिक कोवेलेंट कंपेयर करो तो आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है। जो बॉन्ड स्ट्रांग होगा उसकी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, जब बॉन्ड स्ट्रांग है तो जो मॉलिक्यूल बनेगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी
नोट करो, सिंस आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, सिंस आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर the molecule thermodynamically more stable. Since ionic bond stronger, the molecule thermodynamically more stable. Ionic bond stronger है, the molecule is thermodynamically more stable. उसमें थर्मोस्टेबिलिटी क्या है ज्यादा? किसी का मोबाइल ऑन है क्या? देखो बाहर से आ रहा है। थोड़ा ध्यान रखना होगा सबको ना, क्लास का डिसिप्लिन, ठीक है। स्विच ऑफ करके रखना है, दिलाए हो तो नीचे ऑफिस में रख दो, जो अच्छा रहेगा। हाँ, क्या लिखा है? हाँ, आयनिक कंपाउंड में थर्मोस्टेबिलिटी, क्योंकि आयनिक बॉन्ड क्या है? स्ट्रांग है। आगे हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे NaCl का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? 1000 के आसपास है, 1000। क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्ड है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। जनरली सॉलिड की तरह होते हैं वो, क्योंकि आयनों का क्लोज पैक अरेंजमेंट होता है। तो ये क्या होता है? सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। और इस सॉलिड को हम नाम क्या देंगे? सॉलिड भी 3 तरह का होता है। सॉलिड भी 3 तरह का होता है, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड। हाँ, किसको आयनिक सॉलिड बोलेंगे, किसको मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे, किसको कोवलेंट सॉलिड बोलेंगे। हाँ, यदि किसी सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, तो उसे आयनिक सॉलिड बोलेंगे। यदि सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच कोवलेंट बॉन्डिंग है तो कोवलेंट सॉलिड बोलेंगे। और यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच सेकेंडरी फोर्स है, सेकेंडरी फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल, वैन डर वाल, तो उसे कहेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। जैसे NaCl जो नमक का क्रिस्टल है, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच आयनिक बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे? आयनिक सॉलिड। अच्छा, बर्फ, आइस में वाटर मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सेकेंडरी फोर्सेस है, तो हम आइस को कहेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। अच्छा, डायमंड, ग्रेफाइट, कार्बोरंडम, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसको बोलेंगे हम, तो मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें? आयनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं। तो ये जितने भी सॉलिड होंगे इनको बोलेंगे आयनिक सॉलिड। नोट करो, आयनिक कंपाउंड फॉर्म आयनिक सॉलिड। Ionic compound form ionic solid, not molecular solid, not molecular solid. Ionic compound form ionic solid. ठीक है, आयनिक कंपाउंड को हम आयनिक सॉलिड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच आयनिक बॉन्ड है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है? सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, इनके बीच आयनिक बॉन्डिंग है और ये सॉलिड है, तो इसको कहेंगे आयनिक सॉलिड। अच्छा, और कैरेक्टर क्या है कि जो आयनिक कंपाउंड है ये सॉल्वेंट किस में होंगे? पोलर में कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में? हाँ, क्यों? लाइट डिजॉल्व लाइट, क्योंकि आयनिक कंपाउंड पोलर है तो पोलर में डिजॉल्व होगा ना। और वाटर क्या है? पोलर। देखो, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, ionic compound soluble in polar solvent, water, alcohol. Ionic compound soluble in polar solvent, क्या है एग्जाम्पल? वाटर, अल्कोहल। अच्छा, ठीक है, सॉल्वेंट पोलर है। अब उसमें सबसे बेस्ट सॉल्वेंट कौन होगा? उनमें से बेस्ट सॉल्वेंट कौन होगा? वो होगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, because having high dielectric constant. Ionic compound soluble in polar solvent, water, alcohol, having high dielectric constant. High dielectric constant. क्यों? बता चुके हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है? आयनिक बॉन्ड को कमजोर करता है, फोर्स और अट्रैक्शन को कमजोर कर देगा, और जब फोर्स कमजोर हो जाएगा तो आयनिक बॉन्ड आयनों में टूट जाएगा, कंपाउंड पानी में घुल जाएगा। अच्छा, और आयनिक कंपाउंड का कैरेक्टर है कि जब इसको पानी में डालेंगे तो सारे आयंस क्या होंगे? फ्री हो जाएंगे, और फ्री आयन की वजह से ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा।
अच्छा मोल कंडीशन है, आयनिक कंपाउंड को गर्म कर पिघाल दो और जब पिघल जाएगा तो भी आयंस फ्री हो जाएंगे और फ्री आयंस होने से ये मोल कंडीशन में भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा, क्योंकि जब आयंस फ्री रहेंगे तो ये करंट कैरी करेगा। फ्री आयंस क्या करता है, कैरी द करंट, जिसकी वजह से पूरा मिक्सचर सॉल्यूशन शो करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नोट करो, आयनिक कंपाउंड इन पोलर सॉल्वेंट आर इन मोल्टेन स्टेज। Ionic compound in polar solvent in molten stage show electrical conductivity. Ionic compound in polar solvent are in molten stage, molten stage show electrical conductivity. ऐसा क्यों? पानी में मोल कंडीशन में कंडक्टिविटी क्यों शो करता है? बिकॉज हैविंग फ्री आयंस, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, वह आयंस क्या होंगे? फ्री। सभी हमने बोला कि आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है और स्ट्रांग होने से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो NaCl को गलाने के लिए हमको 1000 टेम्परेचर देना पड़ता था जाके मोल्ड करता है। अच्छा, वही NaCl गलाने के लिए 1000 देना पड़ा। उसी NaCl को, उसी नमक के क्रिस्टल को हम हाथ से तोड़ सकते हैं। नमक का ढोका तुमको मिल जाए तो जर्क दे दो, टूट जाएगा हाथ से। नमक का ढोका, बड़ा सा ढोका होगा, उसको तुम हल्का जर्क दे दो हाथ से, टूट जाएगा। अब बात ऐसा क्यों? जिस NaCl को गलाने में तुमको 1000 टेम्परेचर देना पड़ रहा है, वही NaCl एक जर्क देने से टूट गया। इसको बोलते हैं ब्रिटलनेस। ये आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है कि उसमें ब्रिटलनेस नेचर होता है। ब्रिटलनेस का मतलब एक हल्का झटका देने से, जर्क देने से वो आयनों में टूट जाएगा। नोट करो, आयनिक कंपाउंड आर ब्रिटल, हाईली ब्रिटल। Ionic compound are highly brittle, highly brittle। हाँ, brittle का मतलब क्या है? देखो, they decompose on jerk, on giving jerk, decompose on external force कर दो, external force, एक हल्का झटका देने से, जर्क देने से टूट जाएगा। The crystal is broken due to some external force. The crystal is broken due to some external force. ऐसा क्यों? जो आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, जिसको गलाने में 1000 टेम्परेचर चाहिए, वही क्रिस्टल एक हल्के झटके से टूट जा रहा है। आखिर क्यों? रीजन क्या है? हाँ, जवाब ये है कि जो आयनिक क्रिस्टल है NaCl का, इसमें आयनों का वेल ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन अरेंजमेंट होता है। उस वेल ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट यहाँ पर कौन सा? FCC है। और इस अरेंजमेंट में, यह अरेंजमेंट इस तरह का होता है कि इसमें सेम अपोजिट चार्ज आयनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है और सेम आयनों के बीच, सेम चार्ज आयनों के बीच रिपल्सन फोर्स कम होता है। समझो, ये NaCl का क्रिस्टल, ऐसी बात को समझो, ये NaCl का क्रिस्टल है। समझो, यहाँ सोडियम है, यहाँ क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, यहाँ क्लोराइड, यहाँ सोडियम, फिर यहाँ सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड सोडियम, सोडियम क्लोराइड। समझो, ये NaCl का अरेंजमेंट है, वेल ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, सोडियम क्लोराइड आयन का। और ये अरेंजमेंट इस तरह का है कि इसमें अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है और सेम चार्ज में रिपल्सन फोर्स कम है। अट्रैक्शन ज्यादा, रिपल्सन कम, जिस वजह से सारे आयन क्रिस्टल के अंदर क्लोजली पैक हो जाते हैं और ये वेल ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट के रूप में रहते हैं। अब हमने क्या इसको झटका दे दिया, जर्क दे दिया। जहां हम जर्क देंगे तो ये क्या होगा? आयन अपने लैटिस पॉइंट से हट जाएगा और जहां वो अपने पॉइंट से हटेगा तो ऐसे केस में रिपल्सन फोर्स बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, जिस वजह से सारा क्रिस्टल भरभरा के टूट के अलग हो जाएगा। समझ में आया? तो मतलब जब क्रिस्टलाइन के फॉर्म में था तो अट्रैक्शन रिपल्सन पे डोमिनेट था और तुमने झटका दे दिया, जर्क दे दिया, तो ये अरेंजमेंट इस तरह का हो गया कि रिपल्सन फोर्स अट्रैक्शन डोमिनेट कर गया और जहां रिपल्सन डोमिनेट कर अट्रैक्शन के ऊपर तो क्रिस्टल टूट जाएगा। बोलो, बात समझ में आई?
ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी हाईली ब्रिटल, इसको बोलते हैं हाईली ब्रिटल। हाँ, और देखो अगली प्रॉपर्टी क्या है करेक्टर के आयनिक कंपाउंड का, कि जो आयनिक कंपाउंड के जो रिएक्शंस होते हैं बहुत फास्ट होते हैं, इंस्टेंटेनियस होते हैं। और जो रिएक्शन फास्ट होगा उसकी काइनेटिक स्टडी नहीं कर सकते, उसका हम रेट नहीं निकाल सकते, और जब तक हम रेट नहीं निकालेंगे उसका मैकेनिज्म भी नहीं बन सकता। इसलिए आयनिक रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं है, जबकि ऑर्गेनिक रिएक्शन में कोवलेंट मॉलिक्यूल के रिएक्शन उसका मैकेनिज्म है। देखो आयनिक रिएक्शन आर फास्ट इंस्टेंटेनियस, ionic reaction quite fast, instantaneous. Their kinetic study not possible. Ionic reaction are quite fast, instantaneous. Their kinetic study not possible. Their kinetic study not possible. ऐसे रिएक्शन की काइनेटिक स्टडी नहीं हो सकती। इसलिए देखो ऑर्गेनिक का मैकेनिज्म है, इनऑर्गेनिक रिएक्शन का कोई मैकेनिज्म नहीं है। अब मैकेनिज्म आ जाने से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो जाती है कंपेयर टू इनऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक में तुमको कोई रिएक्शन रटना नहीं पड़ेगा, सबका मैकेनिज्म है। अब मैकेनिज्म से प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक रिएक्शन को याद करने का एक ही कंसेप्ट है बस, क्या कि उस रिएक्शन में जो रिएजेंट है उनका नेचर जान लो, कि एसिड है कि बेस है, ऑक्सीडाइजिंग है कि, और नेचर से हम लोग प्रोडक्ट बना लेते हैं। जबकि ऑर्गेनिक रिएक्शन में रीजन का तो नेचर रहता ही रहता है, साथ में मैकेनिज्म भी काम कर जाता है। दोनों मिल जाने से किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट जानना आसान हो जाता है। अब ये बात समझ में आई कि मैकेनिज्म ऑर्गेनिक का ही है, इनऑर्गेनिक का मैकेनिज्म नहीं है। क्यों नहीं है? कारण यही है कि इनऑर्गेनिक रिएक्शन सब आयनिक है और ये फास्ट है, इनकी काइनेटिक स्टडी नहीं हो सकती। अब बिना काइनेटिक्स के मैकेनिज्म बन नहीं सकता। ये जितना भी ऑर्गेनिक का मैकेनिज्म है कहाँ से आया है? उस रिएक्शन की काइनेटिक स्टडी करने के बाद। हाँ बोलो, समझ में आया? हाँ, नेक्स्ट कैरेक्टर है आयनिक कंपाउंड का आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म कोई दिक्कत? सर जैसे उसमें तोड़ने पर प्रेशर देने पर वो क्रिस्टल में रिपल्शन की वजह से होता है। जब हमने जड़ के दिया तो आयन डिसलोकेट करेगा ना, जो आयन अपने लैटिस पॉइंट पे था वो घिसक करके अपने लैटिस पॉइंट से जहां चेंज करेगा तो उस केस में रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगा कंपेयर टू अट्रैक्शन। लेकिन सर जैसे टेम्परेचर भी थोड़ा सा देने पर तो वो भी हाँ, टेम्परेचर देने से भी स्ट्रक्चर बदलता है, स्ट्रक्चर बदल जाता है, लेकिन वो टूटेगा। वो हाँ, जब ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो भी वही हाल होगा, तब भी वही हाल होगा, मोल्ड कर जाएगा, आयंस क्या होंगे? फ्री हो जाएंगे। तब भी रिपल्शन तो हो गई ना। तुमने कितना टेम्परेचर दिया? मेल्टिंग पॉइंट के नीचे के ऊपर है? मेल्टिंग पॉइंट पर तो नीचे ही। हाँ, तो उस केस में क्या होगा? जब तुमने हीट दे दिया है तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बदल जाएगा, मतलब ये FCC है तो BCC हो जाएगा। तुम लोग बताएंगे सॉल्यूशन में कि टेम्परेचर से भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बदलता है। हाँ, यदि मेल्टिंग पॉइंट पर है तो पूरा फ्री हो जाएगा, आयन सारे फ्री हो जाएंगे तब तो। हाँ चले आगे। हाँ, क्या बोल रहे थे? आइसोमॉर्फिज्म। क्या है ये आइसोमॉर्फिज्म? ये प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड की है। क्या कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें आइसोमॉर्फिज्म होता है। इसका मतलब है कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे डिफरेंट आयनिक कंपाउंड जिसमें एटम की संख्या सेम रहेगी, आयनों का अरेंजमेंट भी क्या रहेगा? सेम। क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी क्या रहेगा? सेम। दोनों में इलेक्ट्रोवैलेंसी भी क्या रहेगी? सेम। बट कंपाउंड इज डिफरेंट। ऐसे कम बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म। जैसे एग्जांपल देखो, व्हाइट विट्रियॉल और ग्रीन विट्रियॉल। व्हाइट विट्रियॉल का फार्मूला होता है जिंक सल्फेट 7H2O, इसको बोलते हैं व्हाइट विट्रियॉल। और ग्रीन विट्रियॉल को बोलते हैं फेरस सल्फेट 7H2O। ध्यान से देखो, बताओ कंपाउंड सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। और ये जिंक है, इधर आयरन है। कंपाउंड डिफरेंट है लेकिन उसमें एटम की संख्या, जितने एटम यहां है वो एटम यहां भी है। जो अरेंजमेंट इस क्रिस्टल का है वही इसका भी है। जो इलेक्ट्रोवैलेंसी जिंक की है वही आयरन की भी है, +2+2। तो मतलब क्रिस्टल डिफरेंट, आयनिक कंपाउंड डिफरेंट, बट एटम इज सेम। सेम नंबर एटम की संख्या सेम है, एटम की संख्या सेम, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर भी सेम, आयनों का अरेंजमेंट भी सेम, इलेक्ट्रोवैलेंसी भी सेम, बट कंपाउंड इज दे आर आइसोमॉर्फ।
इन दोनों को कहेंगे आइसोमॉर्फ। नोट करो, क्रिस्टल्स ऑफ डिफरेंट आयनिक कंपाउंड, crystals of different ionic compound having same number of atom, having same number of atom, same arrangement, same arrangement, same crystal structure, same crystal structure, same electrovalency, same electrovalency, known as isomorph, known as isomorph। क्या बोलेंगे इनको? आइसोमॉर्फ। तो मतलब बायोमॉर्फोलॉजी है ना, और आइसो का मतलब सेम, मतलब दो क्रिस्टल इनकी मॉर्फोलॉजी सेम है, ऐसे समझ लो, है ना। तो दोनों, इसका नाम क्या है, इसके ऊपर वाले का नाम है व्हाइट विट्रियॉल, व्हाइट विट्रियॉल, और नीचे वाले को बोलते हैं ग्रीन विट्रियॉल। तो व्हाइट विट्रियॉल, ग्रीन विट्रियॉल, दे आर आइसोमॉर्फ। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट आर आइसोटोप, आइसोबार, आइसोमर, आइसोमॉर्फ। आइसोमर अलग है, आइसोमर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, आइसोमॉर्फ इनऑर्गेनिक में आएगा। तो जवाब ये दोनों क्या हो गया? आइसोमॉर्फ। हाँ, जितने भी एलम है सब आइसोमॉर्फ है। एलम याद करो, हमने कहा था एलम जो होता है ना, ये वास्तव में डबल सॉल्ट होता है। इसमें एक सॉल्ट का कैटायन हमेशा मोनोवैलेंट रहेगा और दूसरे सॉल्ट का कैटायन जो होगा वो ट्राइवैलेंट रहेगा। दोनों के सल्फेट रहेंगे, हालांकि दोनों के सल्फेट रहेंगे, लेकिन एक मेटल आयन मोनोवैलेंट रहेगा, दूसरा मेटल आयन ट्राइवैलेंट रहेगा, और प्रत्येक मेटल आयन से 6 वाटर जुड़ा रहेगा, 6 वाटर घिरा रहेगा। तो ऐसे केस में, हाँ, जैसे मान लो हमने यहाँ सोडियम ले लिया, मान लो हम सोडियम ले लिए, तो ऐसे केस में फॉर्मूला क्या होगा? Na2SO4। हाँ, यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम ले लिया +3 में, तो जाएगा Al2SO4 होल ट्राइस, और एक मेटल आयन से 6 वाटर जुड़ा है, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 12 24। ये हो गया तुम्हारा पोटाश, सोडा एलम का फार्मूला हो गया, सोडा एलम का फार्मूला हो गया। अच्छा, मान लो हम यहाँ सोडियम जगह पोटेशियम ले सकते हैं, इस मेटल प्लस की जगह +1 की जगह हम सोडियम की जगह पोटेशियम भी ले सकते हैं, रुबिडियम भी ले सकते हैं, सीजियम भी ले सकते हैं, थैलियम भी ले सकते हैं, लेकिन लिथियम नहीं ले सकते। लिथियम नहीं ले सकते। लिथियम को छोड़कर तुम यहाँ कोई भी एल्कली ले सकते हो, कोई भी एल्कली मेटल ले सकते हो, लेकिन लिथियम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? इसका जवाब हम कल दिए हैं, जवाब दो। लिथियम का एलम नहीं बनता, बाकी सारे एल्कली मेटल एलम बनाते हैं, लिथियम नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? हमने कहा था कोई भी आयनिक कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करता है तो बताओ लैटिस एनर्जी की वजह से। लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो बताओ आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, वो नेचर में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो लिथियम का इसका लैटिस एनर्जी कम है, लिथियम के कंपाउंड की लैटिस एनर्जी कम होने की वजह से ये कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। बाकी सब कंपाउंड बनाएंगे, सारे बनाएंगे, लेकिन लिथियम नहीं बनाएगा, क्योंकि लिथियम के सल्फेट की लैटिस एनर्जी कम है। हाँ, बोलो, बात समझ में आई? अच्छा देखो, चूंकि हम लिथियम को छोड़ के कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर, तो यदि हमने सोडियम लिया तो सोडा एलम, पोटेशियम लिया तो पोटाश एलम, रुबिडियम लिया रुबिडियम एलम, थैलियम ले लिया थैलस एलम। बोलो क्लियर? अच्छा, यहाँ +3 की जगह हम एल्यूमिनियम की जगह आयरन +3 भी ले सकते हैं, क्रोमियम +3 भी ले सकते हैं। यदि हमने एल्यूमिनियम ले लिया तब तो एलम बोलेंगे, और हमने Fe+3 ले लिया तो फेरिक एलम बोलेंगे, फेरिक एलम। अच्छा, क्रोमियम +3 ले लिया तो क्रोम एलम बोलेंगे। मतलब एलम मतलब बहुत सारे हो गए ना, लेकिन हमारे घर में जो एलम यूज होता है वो कौन सा एलम होता है? पोटाश एलम। पोटाश एलम का फार्मूला क्या होगा? K2SO4 Al2SO4 होल ट्राइस 24H2O। तो जितने भी एलम है सब में एटम की संख्या सेम आएगी, अरेंजमेंट भी सबका सेम, वैलेंसी भी सबकी, तो जितने भी एलम है वो सब क्या हुए? देखो, ऑल दी एलम आर आइसोमॉर्फ।
all the alum are isomorph. सारे एलम क्या है? आइसोमॉर्फ है। हाँ, बहुत समझ में आया। अब देखो, आज हमने तुमको बताया, इसका आगे हमको यूज होगा जब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, इक्विवेलेंट वेट पढ़ेंगे, तो वहाँ आज की बात काम आएगी। कैसे काम आएगी? देखो सामने, जैसे हमारा क्वेश्चन आता है कि कोई मेटल का सल्फेट है, कोई मेटल का सल्फेट है जो कि आइसोमॉर्फ है सोडियम सल्फेट के साथ, सोडियम सल्फेट के साथ। तो बताइए इसमें मेटल की वैलेंसी क्या होगी? कोई मेटल का सल्फेट है जो कि आइसोमॉर्फ है विथ सोडियम सल्फेट, तो बताइए इस मेटल की वैलेंसी क्या होगी? अभी हमने क्या बोला? जो आइसोमॉर्फ होता है उसमें दोनों की वैलेंसी सेम रहती है, दोनों के इलेक्ट्रॉन, आपने देखो लिखा है तुमने, जो आइसोमॉर्फ होंगे उनमें दोनों में मेटल की वैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या रहेगी? सेम। बताओ यहाँ सोडियम की वैलेंसी, तो यहाँ भी +1। बोलो। अच्छा, मान लो कहता है वो मेटल का सल्फेट आइसोमॉर्फ है कैल्शियम सल्फेट के, तो बताइए इसकी वैलेंसी क्या होगी? अच्छा, ये अब मेटल का सल्फेट आइसोमॉर्फ है एल्युमिनियम सल्फेट के, तो बताइए मेटल की वैलेंसी क्या होगी? +3, क्योंकि जो वैलेंसी यहां है वही वैलेंसी यहां भी होगी। नहीं समझ में आया? अच्छा, फिर एक क्वेश्चन और आएगा। हाँ, इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी होता है। ये तुम लोग इक्विवेलेंट वेट में पढ़ाएंगे तो वहां ये फॉर्मूला देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो सामने, ये मेटल का सल्फेट है, इसमें मेटल का एटॉमिक वेट है 60, मेटल का एटॉमिक वेट क्या है? 60, और ये मेटल सल्फेट आइसोमॉर्फ है